नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हंसा गौतम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। जी हाँ, आज जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, ये आवाज़ आपने करीब 38 सालों तक सुनी होगी और आज से ठीक 12 साल पहले ये आवाज़ रेडियो से गुम हो गई थी। लेकिन इस आवाज़ का जो जादू था वो हर प्रदेशवासी के जहन में था। लोग सोचते थे ये हंसा गौतम कौन होगी, हम भी इनसे मिलना चाहेंगे। आपकी इसी मुराद को हम आज पूरी करने जा रहे हैं। आवाज़ की इस मलिका से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ और अच्छे शब्दों के चयन से हर प्रदेशवासी का दिल जीता है। आज हंसा गौतम जी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनसे विशेष बातचीत करेंगे। और हमारे साथ है हंसा गौतम। आपकी इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हुई, जिनको आज हिमाचल प्रदेश आवाज़ की जो हम कह सकते हैं, इनका जो आवाज़ का जो जादू था उसकी रानी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने 38 साल आकाशवाणी शिमला से बैकग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ से जो लोगों को मंत्रमुग्ध किया, वो इसकी काबिले जो है हम कह सकते हैं तारीफ हम इनकी करते हैं और इनसे विशेष बातचीत करेंगे। हंसा गौतम जी, सबसे पहले आपका दैनिक हिमाचल न्यूज़ के सोशल प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और सभी प्रदेशवासियों का जिनसे कि आप रूबरू करवा रहे हैं। तो मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि आज तक जो भी मैं कर पाई हूँ उसके लिए प्रदेशवासियों का स्नेह और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा और उसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ती रही। और आज भी जब भी मैं कहीं भी किसी से भी मिलती हूँ तो वो सभी ये पूछते हैं, क्या आप वही हंसा गौतम हैं जो कि आकाशवाणी से समाचार पढ़ती थी? तो मैं बता नहीं सकती कि आपको कि मुझे कितनी खुशी होती है। और आज आपके माध्यम से जब मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना आज कीमती समय दिया है। लोगों की भी जो थी हमें काफ़ी रिक्वेस्ट जो थी वो आ रही थी चैनल के माध्यम से जी। कि आप कब जो है जो आवाज़ की मलिका जो अब सुनाई नहीं देती, और ख़ासकर वो 7 बजकर शाम का जो प्राइम टाइम जिसे हम कहते हैं 7:50 का जो समय था, उसके इंतज़ार के लिए लोग रेडियो के पास बैठे रहते थे। आज हम भी जो है आपसे समय मिलने के बाद उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आपका परिचय जो है वो जानना चाहूँगा। आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में वो आप ज़रूर बताएं। जी, मेरा बचपन जो है वो महाराष्ट्र में बीता। मेरे पिताजी जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उस वजह से महाराष्ट्र के नागपुर में मैं बहुत रही और मुझे लगता है कि वहाँ की शिक्षा के कारण ही खासकर जो समाचार वाचन और हिंदी का जो मेरा ज्ञान था वो उसी से मुझे काफ़ी अच्छा मिला। और साथ ही उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मंडी शहर से मुझे अपना जीवन शुरू करने का मौका मिला। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मुझे रेडियो में ही जाना है। जी। और ये शौक़ पूरा करने के लिए कुछ भगवान ने भी साथ दिया और आकाशवाणी शिमला में लेखन के लिए स्क्रिप्ट राइटर की जो है पोस्ट निकली थी, तो मैंने उसे अप्लाई किया था और वहाँ पर मेरा चयन हुआ 1971 में। 71 के बाद 12-13 साल तक जो है मुझे लेखन का कार्य मिला। मैंने बहुत सारे नाटक लिखे, फीचर लिखे और वार्ताएं लिखी। साथ ही मैं विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेती रही और क्योंकि मैं मंडी की रहने वाली थी तो साथ ही मंडियाली प्रोग्राम में भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो इस तरह से मेरा पूरा शौक़ जो था वो भगवान ने सही मायने में पूरा किया और
रेडियो की विभिन्न विधाओं में मैंने कार्य करते हुए 38 साल कैसे पूरे कर दिए, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने रेडियो में सेवाएं जो है वो अपनी देनी जब शुरू की, तो सबसे पहले वो कौन सा कार्यक्रम था? किस कार्यक्रम में जो था आप सबसे पहले रेडियो में आए, जो है आपको पहला जो है वहां पर मौका मिला था? जी, जैसे ही इंटरव्यू हुए उसके तीसरे दिन ही कहा कि मंडियाली प्रोग्राम देना है आपको। एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ हैरानी भी थी और साथ में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि सीधे रेडियो में और कार्यक्रम देना। पर किसी तरह से वो जो मेरी चुनौती थी वो बड़े अच्छे से पूरी हुई। और उसके बाद जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, जो जिनमें से कुछ अब हैं भी नहीं इस दुनिया में, लता बोबो हैं, बाकी कला जी थी, फिर और हमारे कई सीनियर अधिकारी थे। तो जैसे ही मैं रेडियो में आई तो सब जो सीनियर कलाकार थे उन्होंने एक ही बात कही, आज देखिए, आज तो हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर कि सिखाया जाता है कि रेडियो जॉकी कैसे बनना है या फिर किस तरह से कार्यक्रम पेश करने हैं, पर उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने आते ही मुझे कहा, एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी सीखना है आपको खुद ही सीखना है, यहाँ कोई कुछ नहीं सिखाएगा। तो वो मुझे अभी तक भी याद आता है। तो वो एक चुनौती थी, उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। और बीच बीच में कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ जो थी वो परिश्रम से और एक जो रेडियो के प्रति लगन थी उससे वो पूरी होती रही। जिस तरह आप बात कर रहे हैं मंडियाली कार्यक्रम की, डायलेक्ट्स की जो बात हो रही है, या वो बिलासपुरी कार्यक्रम में भी हमने आपको सुना था। कैसे आपके मन में विचार आया कि मैं अब समाचार कक्ष की ओर जो है वो प्रवेश करूं? क्या उसके लिए आपने विशेष तैयारियां की? उस समय कैसा माहौल था, ये भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी, 12-13 साल तक लेखन का कार्य करने के बाद फिर भी मुझे शौक था कि मुझे समाचार पढ़ने हैं। और स्वर्गीय राम कुमार काले जी हुआ करते थे, एक माने हुए हमारे समाचार वाचक थे। तो वो ऐसे वाचक थे कि जब भी वो छुट्टी जाया करते थे तो वो उनकी इच्छा होती थी कि जिसे वो ठीक समझे उसी से समाचार पढ़ाएं। और वो बहुत कम छुट्टी लिया करते थे और जब भी जाते थे तो बोल कर जाया करते थे कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, पर हंसा से खबरें पढ़वा देना। तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। तो इस तरह से जो है, जब कोई बड़े होते हैं, गुरु कोई होता है, उनसे जब आपको आशीर्वाद मिलता है तो वो आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। रेडियो की अगर हम बात करें, रेडियो समाचार की अगर हम बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी राज्य है। अगर मैं बात कहूँ, शिमला से ऊपर के जैसे कई क्षेत्र है, कई बार बर्फबारी की वजह से वो शेष विश्व से जो है वो कट जाते हैं और केवल लाइट की अक्सर वहां पर जो है वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जो सूचनाएं हैं, क्योंकि रेडियो और दूरदर्शन बिल्कुल जहाँ जो सबसे हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय जो है खबरों का एक आधार है, सूचनाओं का आधार है, लोग सबसे ज्यादा आज भी इन पर जो है वो विश्वास करते हैं। तो किस तरह का चैलेंज रहता था? खबरें तैयार करनी होती है, माहौल जो समाचार एकांश का होता था उस समय कैसा होता था? समाचार एकांश का माहौल बहुत अच्छा होता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चाहे कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है या एडिटर है या न्यूज़ रीडर है, हम न्यूज़ रीडर ट्रांसलेटर, मतलब न्यूज़ बनानी भी होती थी और पढ़नी भी होती थी, पर सब मिलकर काम करते थे। और मिलकर जो काम किया जाता था तो उसका परिणाम तो अच्छा ही होता है। और प्रादेशिक समाचार जो थे और समयबद्ध तरीके से, खासकर ऐसा होता था कि कई बार तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और लास्ट मोमेंट तक जब आप पढ़ने जा रहे होते हैं तब तक भी कोई इम्पोर्टेंट खबर आ जाती है, कुछ हो जाता है। इवन पढ़ते हुए भी जो है आपके पास कोई खबर आ जाती है तो वो उसी समय क्योंकि देनी पड़ती है। बिल्कुल, पढ़ने का पहले वो उसका समय कई बार तो वो चिट पर दे जाते थे कि ऐसी ऐसी खबर है, तो पढ़ते हुए उसे सही तरीके से बनाना और साथ में पढ़ना, तो ये सब चुनौतियां करने में मज़ा भी बहुत आता था कि वे, और जब हम सफल हो जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि भी देखो आज हमने ऐसा किया। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि जहाँ तक आप बोल रहे हैं ना कि दूर दराज के क्षेत्रों में प्रादेशिक समाचार सुनने की बात है,
तो एक बार कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ऊपर, लाहौल स्पीति के कोई थे, तो उनका यंग बेटा जो था, मतलब काफ़ी जवान वो था, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो घर वालों ने कहा कि मदर को हम नहीं बताएंगे कि भैया ऐसा कुछ हो गया है। तो उनसे वो छुपाते रहे और कहा बहुत बीमार है और ऐसा है। तो बाद में वो सुनती रही और उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझे मत बहलाएं, और मुझे सत्यता का पता लग चुका है कि मैंने खुद प्रादेशिक समाचार सुने हैं और मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल, मतलब जैसे कैसे विश्वास हाँ जो जी। था लोगों तो का। ये इस तरह से कुछ घटनाएं मतलब सामने आती हैं, तो हमें लगता है कि देखो कहाँ दूर दराज में बैठे हुए हम सोच रहे हैं कि उन तक सूचना नहीं पहुंची और उन्होंने न्यूज़ सुन ली, और न्यूज़ में तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, खासकर पहाड़ी प्रदेश जैसा हमारा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर प्रादेशिक समाचारों का बहुत अधिक महत्व है। बच्चों के रिजल्ट निकलने हों, सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, मेले हों, त्योहार हों, तो ये सब प्रादेशिक समाचारों में कवर किए जाते हैं और ऐसा लगता है कि सभी जुड़े हुए हैं इससे, और हम भी जुड़े हुए हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगता था और इससे हमें बहुत स्फूर्ति मिलती थी और भी काम करने की इच्छा जागृत होती थी। जी। हंसा जी, जिस तरह आप भी शायद मानते होंगे, ये जो समय चला है प्रतिस्पर्धा का ये दौर है, और मीडिया की अगर हम बात करें, बहुत ही अहम रोल जो है इस समय हो गया है। और जो हमारी नई जो युवा पीढ़ी है वो मीडिया क्षेत्र की ओर भी रुचि जो है वो दिखा रही है। खबरों को लेकर किस तरह वो तैयारी करें या वाचन क्षेत्र में आए, किन चीज़ों का जो है उन्हें ध्यान रखना है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इस क्षेत्र से जो है युवा जो है वो ज़रूर जानना चाहिए किस तरह की प्रिपरेशन जो है उनको करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रियाज कहा जाता है ना, जैसे संगीत में कहते हैं कि बेरियाज लगातार होना ज़रूरी है, तो उसी तरह से समाचार वाचन भी एक ऐसी विधा है जिसमें कि आपको लगातार रियाज करने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं अब तो क्या है भाई, मुझे तो सब कुछ आता है, अब ज़रूरत नहीं। हर दिन हर पल हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और ख़ासकर ये जो प्रोनंसिएशन है, जिसे उच्चारण कहा जाता है, इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी कभी कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है बच्चा, तो उसे चाहिए कि वो एक तो लगातार समाचार सुने आकाशवाणी के, चाहे वो राष्ट्रीय हों चाहे प्रादेशिक हों, जो भी हैं, तो उनसे ऐसा है कि हमें उच्चारण को शुद्ध करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। उससे हमें अगर कोई शब्द हम गलत भी बोलते हैं तो खुद सुनकर ही आ जाता, नहीं नहीं मैं ये नहीं ऐसे। और एक बात और है, हिमाचल में कुछ भी हो, हमारा थोड़ा सा वो जो हमारे जो डायलेक्ट हैं उसका उसमें हिंदी में ना थोड़ा सा समावेश हो जाता है, अगर हम पता लग जाता है। हाँ हाँ, टोन टोन जिसको बोलते हैं, लोकल टोन जो है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जिस समय आप हिंदी में समाचार पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उस समय अपने डायलेक्ट को भूल जाइए और ये ध्यान कीजिए कि हमने उच्चारण को सही रखना है। तो इस तरह से अगर वो काम करना चाहते हैं। और रही चुनौतियों की बात, तो ऐसा है इस फील्ड में चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन युवाओं के लिए अवसर भी बहुत हैं, बहुत अवसर हैं। लेकिन बस यही है कि इस फील्ड में अगर आप सही मायने में समाज की सेवा करना चाहते हैं तो मेहनत और ईमानदारी से चलें। केवल यही कि 2-4 दिन में हम बस बहुत प्रगति कर लें, बहुत तरक्की कर लें, तो ऐसा सोचकर हमें नहीं चलना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है वही ठोस मतलब होता है, लगातार उसे सीखने की जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं, कभी ये नहीं सोचना कि बस अब हम परफेक्ट हो गए या आज हम तो मैं तो ये कहती हूँ कि मैं आज भी कुछ ना कुछ नया रोज सीखती हूँ। तो इसी तरह सबको सोचना चाहिए। समाचार कक्ष से लेकर जो स्टूडियो होता है जहाँ से खबरें पढ़ी जाती है, उसके अगर हम बीच की बात करें, जिस तरह जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय आपको माहौल किस तरह का वहाँ पर चाहिए, किस तरह प्रिपेयर रहना चाहिए? अगर कोई वाचक जाता है, नया हो चाहे वो, तो किस तरह की जो है वहाँ पर व्यवस्था रहनी चाहिए?
व्यवस्था का तो ये है कि जैसे कि समय से कम 5 मिनट पहले तो स्टूडियो में होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इस क्षेत्र में नए आते हैं या रेडियो में न्यूज़ पढ़ने जाते हैं, रूम से लेकर और स्टूडियो तक आप जाते हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को शांत रखते हुए जाएं। कई बार ऐसा होता है कि अरे समय हो रहा है, दौड़ लगा रहे हैं, 4 4 सीढ़ियाँ चढ़ के, उससे हमारा जो भी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत शांत रहना चाहिए। कई बार हमारे साथ भी हो चुका कि घड़ियों में फ़र्क था, बाद में पता लगा कि अरे अरे 2 ही मिनट रह गए हैं और अभी हम कमरे में ही हैं। तो अगर हम दौड़ते हुए चले जाएं तो सांस उखड़ जाएगा। सांस उखड़ जाएगा तो वो तो काफ़ी समय लगेगा कि उसे नॉर्मल होते हुए। तो कभी भी ऐसा नहीं, शांत, जितना शांत होकर और बिल्कुल ध्यान आप केंद्रित करें कि और कुछ भी आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। आपका माइक, आपका स्टूडियो, आपकी घड़ी, इन 3 चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें। और फिर जो है, आप जब समाचार पढ़ेंगे या कोई भी कार्यक्रम देंगे तो वो उसका जो भी परिणाम रहेगा वो 100% रहेगा। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए समाचार कक्ष में खबरें आपको तैयार हो जाती हैं, कितने समय पहले आपको या कितनी बार वो खबरें पढ़नी चाहिए? आपके जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, उनके साथ किस तरह क्या डिस्कशन उसके बारे में करनी चाहिए? कुछ उसमें चेंज भी हो सकता है, शब्दावली भी उसमें चेंज की जा सकती है, क्योंकि पढ़ने का थोड़ा सा तरीका भी आदमी का अलग हो सकता है। हालांकि मुद्दा एक ही होगा, क्या इन चीज़ों का कोई विशेष ध्यान रखना हाँ, चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। खासकर हमारी जो समाचार की भाषा है, जी वहाँ पर हमने हिंदी का कोई वो तो दिखाना नहीं है कि हम बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, कठिन शब्दों का हम प्रयोग करें, नहीं। बल्कि जितना सरल हो सके, जितना आम लोग हिंदी बोलते हैं और भाषा बोलते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि कुछ जैसे हमारे प्रादेशिक या कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वो भी अगर उसमें मिक्स हो जाएं, मिश्रित हो इस्तेमाल जाएं, किया जाए। अगर इस्तेमाल किए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। जी मतलब ये है कि भाई, आपको सीधी सी बात ये है कि जो समाचार आप पढ़ रहे हैं वो श्रोता तक ऐसा सीधे उसके दिमाग में बैठ जाए। जी मतलब उसे सोचना ना पड़े कि अच्छा क्या खबर पढ़ी इन्होंने। मतलब सीधे जो है वो संपर्क आपका जो है आपके उनके मस्तिष्क तक सीधा जाए। तो इसलिए सरल से सरल हिंदी का इस्तेमाल करें, ना कि कठिन शब्दों का। खबरें किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर खबर भेजने वाला अपने तरीके से वो थोड़ा सा उसको बड़ी करके भेजेगा, हम कह सकते हैं, लेकिन डेवलप जो है खबर किस तरह की, फैक्ट जो है वो शुरू में ही पता लग जाए, वो ही हम सही खबर कह सकते हैं। बिल्कुल। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए तो बिल्कुल, ये तो समय के साथ और जितना आपका एक्सपीरियंस क्योंकि होता जाता है, समय कम हाँ, रहता होता है। है, कई आपने बार पूरा बहुत कम समय होता है, जी तो उस समय तो ये होता है कि सरसरी सी नज़र मार कर कि जो मेन न्यूज़ कहाँ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस कब स्थान हुआ? पर हुआ, कब हुआ है, ये सब चीज़ें ढूंढ कर फटाफट सबसे पहले जो है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। और उसके बाद जहाँ तक रेडियो की बात है, आप जानते हैं अखबारों में तो हम लंबा चौड़ा लिख सकते हैं और लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक रेडियो की बात है तो दूरदर्शन की बात है तो समय बड़ा निर्धारित होता है, समय कम बंधा होता हुआ है, होता है बंधा वहाँ हुआ होता है, और थोड़े समय में आपने बहुत सी जानकारी देनी होती देनी है। होती है, जी। तो इसलिए ये तो एक ऐसा कार्य है जिसमें कि निपुणता आते आते ही आती है। जी मतलब वही हम हाँ कह जी, सकते हैं कि ये सीखने की ही हाँ जी, एक चीज है। बिल्कुल। निपुण नहीं हम इसमें किसी को हम कह सकते हैं। विद्या, जैसे हमारा बुजुर्गों ने भी कहा है कि जी, विद्या एक ऐसी चीज है, इससे कभी कोई निपुण नहीं हुआ, उम्र के अंतिम पड़ाव तक आदमी को सीखने की ही जरूरत है। बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा जो थी ना, जी वो बहुत अच्छी थी। जी और इसमें भी यही है जी कि जो भी कोई सीनियर हैं उनसे आप सीखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये सब ज्ञान जो है आपको किताबों में तो मिलेगा नहीं। जी तो इसलिए जितना हो सके, तो जितना अच्छा आपका संबंध रहेगा गुरु शिष्य परंपरा में, तो उतना ही आप ज्ञान हासिल करेंगे और उतने ही उच्च कोटि के आप समाचार वाचक बन सकेंगे। जी हंसा गौतम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमें दिया। लोगों को भी आज करीब 12 साल बाद पर्दे के पीछे की वो आवाज की जो मलिका थी, हंसा गौतम जी, आज आप उनसे बिल्कुल रूबरू हुए हैं। क्योंकि कई लोग सिर्फ आवाज सुनते थे, मिलने की बड़ी उनकी इच्छा थी, और आज
इन्होंने हमें समय दिया और आपके प्यार से हम आपके सामने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर को देखने के लिए आप ये हमारा मेरा भी दैनिक हिमाचल न्यूज़ का जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो हमेशा देखते रहिए। फिलहाल जाने से पहले हम हंसा गौतम जी से ये ज़रूर अनुरोध करेंगे कि चाहे वो आज अखबार से ही पढ़े, लेकिन वो 750 वाली खबरें ज़रूर अपने दर्शकों को पढ़ाएं। हम अखबार भी बिल्कुल इनके लिए लेके आए हैं और ज़रूर जो है हमारे दर्शक वो पुरानी उस आवाज़ को आज ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हंसा गौतम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव की घोषणा से पूर्व सियासी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को उनके निर्देश के बाद विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक के अलावा 3 बोर्ड निगमों में उपाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए। जी, बहुत आपने वो 12 साल पहले की यादें तरोताज़ा कर दी है। लोगों को भी शायद बहुत खुशी जो है वो हो रही होगी, खासकर युवा वर्ग जो आज के इस समय में वाचन के इस क्षेत्र में आना चाहता है। उनको किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखकर वे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, किस तरह का रियाज होना चाहिए, ये जो बातें हैं वो आपके ज़रिए आज युवा पीढ़ी तक या हम कह सकते हैं लोगों तक पहुंची है। दैनिक हिमाचल न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आपका भी धन्यवाद और दैनिक हिमाचल न्यूज़ का भी कि उन्होंने मुझे याद किया और मुझे अपने प्रदेशवासियों के साथ एक बार फिर